राम राम भाई सारियान। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं, आप और आपके और मेरे जैसे लाखों लोग क्यों हम लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। बताइए, आप में से किसी के पास जवाब है इस चीज का? तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए करते हैं कि यहाँ पर मिलती है हमें जॉब सिक्योरिटी, जो कि एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फील्ड में। अगर आप जॉब करने जाते हो, अगर वहां पर आप जॉब सिक्योरिटी है, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो हमें गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने पर मिलती है हमें एक जॉब सिक्योरिटी, उसके बाद मिलता है हमें एक अच्छा मतलब की पेमेंट मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक होता है गुड सैलरी, ये भी एक फैक्टर होता है। उसके बाद एक और फैक्टर होता है कि सोशल रिस्पेक्ट भी आपको मिलती है। जब आप किसी को बोलते हैं कि आप एक सरकारी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको लोग एक सोशल रिस्पेक्ट देते हैं। हालांकि उससे ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, मोस्टली लोगों को दो चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता है। इसके लिए भी ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% लोग हैं जो इसी वजह से तैयारी करते हैं। बट ये है कि एक तो अच्छी सैलरी मिलती है, एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है। ये दो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं अपने 2-2, 3-3 या 4-4 साल, जो कि अपनी लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम होता है, जो कि यंग एज जिसको आप बोल सकते हैं, वो इसमें लगा देता है। लेकिन होता क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एसएससी ने अभी एक नोटिस निकाला है। इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट में एक किसी ने केस किया था। जो भाई है उनका नाम है अभिनेतान या सिस्टर है, आई डोंट नो जो भी है, बट एक कैंडिडेट है, इन्होंने केस किया था एसएससी का अगेंस्ट। और अभी ये इन्होंने नोटिस निकाला है कि जो 12 मार्च को रिजल्ट आया था, उसका जो सीजीएल के एग्जामिनेशन 2024 का, वो भी सेल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दी, इस केस के आउटकम पर वो डिपेंड होगा। इट मीन्स कि ये कोई गारंटी नहीं है कि अभी जो सीजीएल 2024 में जिन लोगों को फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, कुछ के होने बाकी है, वो हो जाएंगे। और विद इन अ मंथ, मतलब अगले एक महीने में उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी होपफुली। अगर और कुछ अपडेट या कुछ और भी प्रॉब्लम्स नहीं आई तो उनको एक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बट ये मुद्दा यहाँ पर खत्म नहीं होता है। पॉइंट ये है कि वो प्रोविजनल ज्वाइनिंग होगी, वो आपसे कभी भी जा सकती है, ऐसा एसएससी ने बोला है। हालांकि ये पहले भी बोला था, बट फिर भी एक लोगों के मन में एक फियर रहता है कि जॉब ना मिलने का दुख तो एक अलग रहता है। अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा दुख होता है। बट अगर आपको जॉब मिल गई, आपने 4 महीने, 6 महीने, 1 साल जितने भी जॉब करी, लेकिन उसके बाद आपसे जॉब छीन ली जाती है, तो उसका दुख मेरे भाई और भी ज्यादा बड़ा होता है। तो इस चीजों का जिम्मेदार कौन है, आप बताओ। आप अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम, मैं ये बोलूंगा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ लोग 4-4 साल तक देते हैं, और तब जाकर उनको एक पोस्ट मिलती है। लेकिन फिर पता चलता है कि फाइनल टाइम पर कि ये पोस्ट उनको सिर्फ प्रोविजनल है, एक कोई कोर्ट केस चल रहा है, और उसके बेसिस पर उनसे ये पोस्ट कभी भी छीनी जा सकती है। क्योंकि, और ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर किसी के साथ अनफेयर हुआ है तो उनको जुडिशरी के पास जाने का हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। और ये जिन्होंने भी केस किया है वो सही किया है, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ये क्यों है ऐसा, इसके पीछे के रीजंस क्या है। हम लोग तो सरकारी नौकरी तैयारी सिर्फ दो रीजंस की वजह से ही करते हैं मोस्टली, कि एक तो जॉब सिक्योरिटी मिलेगी हमें, और एक गुड सैलरी मिलेगी। सैलरी वाला पार्ट चलो मिलेगा, जिसको भी जॉब मिलेगी उसको उस पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। बट वेयर इज द जॉब सिक्योरिटी? जॉब सिक्योरिटी कहा है, जो भी सरकारी नौकरियों का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वो कहाँ पर है? तो ये सबसे एक मैं सभी से, आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी बताएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, वहां पर हम लोग बात करेंगे कि इसके अभी क्या क्या कंसर्न्स है। कि अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी है, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि जिनको मान लो अपनी जो भी डिजायर्ड पोस्ट थी मिल गई, उनको 4600 जीपी मिल गया, उनको अपनी लोकेशन जो चाहिए थी वो मिल गई। बट अब उनके मन में ये चल रहा है कि कोर्ट केस हो गया, अभी अगर इसका कुछ जो भी रिजल्ट आया कोर्ट केस का वो हमारे फेवर में नहीं आया, हमारे फेवर में नहीं आया, तो फिर हमारी जॉब चली जाएगी क्या? जॉब रहेगी या चली जाएगी, इसके बारे में किसी को कोई श्योरिटी नहीं है। तो लोगों के मन में एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है। उसके बेसिस पर फिर जो बाकी के लोग हैं, जो कि जिनका 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि अगर अभी इन लोगों का, इनको जॉब मिल गई है, अगर ये फिर से अपियर होंगे
तो फिर से इनको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोग हमेशा एक मुद्दा देखते आए हैं कि वो है क्या मुद्दा हमारा, कि जब भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या रिपीटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो एग्जाम में बैठते हैं तो कट ऑफ जो है वो ऐसे बढ़ती है, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार सिलेक्शन ले चुके हैं, तो उनके सारे बेसिक्स क्लियर है, उनको सब चीजें पता है। और जब वो ही कैंडिडेट फिर से एग्जाम में बैठेंगे तो आप ये मान सकते हो इस बार जो सीजीएल की प्री की कट ऑफ 153 गई थी, तो वो उसको लास्ट ईयर ही क्लियर कर चुके हैं, तो इस बार अगर वो थोड़ा भी पढ़ेंगे तो वो उससे अच्छा स्कोर करके ही आएंगे। पर आपको पता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने, इस बार 18,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, पिछले साल के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 8,000 के आसपास, उससे पहले के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 36,000 के आसपास। तो ये सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इस बार भी अपीयर हुए थे और ये फिर से अपीयर होंगे, तो आप देख लो ये कितने 60,000 प्लस 60K प्लस डेटा तो यही है। और ये लोग अगर फिर से अपीयर होने वाले हैं तो इन लोगों के 160 प्लस आप मार्क्स मान के चल सकते हैं, ये लोग उससे ज्यादा स्कोर करेंगे, इनफैक्ट और भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो फिर कट ऑफ पर सीधा सीधा इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब बताओ कट ऑफ कैसे कम जाएगी, चाहे आप कैसा ही पेपर बना लो, कट ऑफ तो बढ़ेगी ही ना। जब आप उन लोगों को जो सेलेक्ट हो चुके उनको इस एग्जाम से बाहर ही नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार एक ही चीज कर रहे हैं कि आपने रिजल्ट निकाला, जो भी चीजें हुई वो सब आपने की, मतलब रिजल्ट जैसे भी निकाला, नॉर्मलाइजेशन हुआ, रॉन्ग क्वेश्चंस, बोनस मार्क्स, उसके बारे में बहुत बार पहले बात कर चुके हैं, उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। आपने रिजल्ट निकाला, लोगों को जॉब्स दे दी, लेकिन क्या फायदा हुआ जब जॉब्स देने के बाद भी वो लोग कंपटीशन से आपकी इस एग्जाम से बाहर ही नहीं हो रहे हैं। वो फिर से फॉर्म फिल करेंगे, फिर से एग्जाम में अपीयर होंगे, फिर से वो कट ऑफ में पार्टिसिपेट करेंगे, कट ऑफ को फिर से वो एकदम से ऊपर बढ़ा देंगे, और फिर से क्या होगा, फिर से कोई ना कोई लोग केस कर देंगे इस पर, एसएससी पर, कि इसमें रिपीटर्स ज्यादा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें, रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स के बारे में अभी बात हुई चल रही है। बट जब तक आप एक बार एग्जाम में जो सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर जिनको अपनी डिजायर्ड पोस्ट और लोकेशन मिल चुकी है, एटलीस्ट उनको तो बाहर जाने दो ना। आप फिर से उनके मन में एक पैनिक क्रिएट कर दिए हो कि इस बार फिर से कोई कोर्ट केस हो गया है, अब लोगों को लग रहा है कि या तो हमारी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी तो क्यों ना हम अभी प्रिपेयर करते रहे, सीजीएल अगले 2 महीने में, 2 महीने में प्री होने वाला है और 2 महीने में शायद इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। बट तब तक वो लोग पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे और फिर एग्जाम देंगे, एग्जाम देते ही कट ऑफ बहुत ऊंची जाने वाली है, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, जो लोग हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स 150 145 आते हैं, तो वो एक अच्छा स्कोर है। आप लोग देखो ना यार, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में 75% स्कोर अच्छा नहीं होता है क्या, बट होगा क्या इससे, वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी इस रेस से बाहर नहीं हो पा रहे हैं, और इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की भी गलती नहीं है, क्यों, उनका तो हक है ना यार एक जॉब लेना। तो अगर आप बार बार ऐसे किसी भी कोर्ट केस की वजह से एसएससी ऐसे नोटिस निकालती रहेगी कि आपके ये प्रोविजनल जॉब है, आपसे जॉब कभी भी ली जा सकती है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, तो फिर वो भी तो अपनी एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं ना। अगर मान लो आज वो दरिया दिली दिखा के, जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, मेरा भी 2024 में सिलेक्टेड हो चुका, सिलेक्शन हो चुका है। आज मैं दरिया दिली दिखा के मैं प्री का फॉर्म फिल नहीं करता हूँ, मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, बट पता चला बाद में ऐसा ना हो कि जो भी 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनमें कुछ चेंजेस हुए और मैं बाहर हो गया उस रेस से, मतलब मुझे इस सिलेक्शन से बाहर निकाल दिया गया, मुझे आउट कर दिया गया। तो ये जो मैंने दरिया दिली दिखाई थी वो कहाँ जाएगी, मैं थोड़ी ना, जो जिन लोगों ने मुझे बोला कि आप सिलेक्टेड हो, आप फॉर्म फिल ना करो, उनके पास जाऊंगा क्या, आप लोगों ने बोला मुझे सिलेक्शन हो गया है, फॉर्म फिल मत करो, मैं उनके पास जाऊंगा क्या कि आप मुझे फिर से जॉब दिलाओ, वो तो बोलेंगे कि यार आपको खुद को देखना चाहिए था, राइट। तो यही एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट भी सोचता है कि यार मुझे भी एक जॉब चाहिए जिससे मैं सुकून से रह सकूं। ऐसा नहीं है, किसी को मजा नहीं आता है बार बार सिर्फ वही चीजें बार बार पढ़ने की, बाबर ने कब युद्ध लड़ा, हुमायूं ने कब लड़ा, ये अकबरनामा किसने लिखा, हाँ ये चीजें पढ़ने में बार बार किसी को मजा नहीं आता है। हर कोई चाहता है कि वो भी एक सुकून की जिंदगी जिए, इस कॉम्पिटिशन की रैट रेस से बाहर निकले और एक सुकून की जिंदगी जिए। बट जब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी कोई भी बंदा इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एसएससी से भी है, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनसे भी है, कि आप एक प्लीज ऐसा एक सिस्टम बनाए, चाहे उसमें आपको थोड़ा टाइम लगे। अगर आप लोगों को लग रहा है 2 महीने में प्री नहीं करवाना है, मत करवाए, 2 की जगह 4 महीने ले लो, 5 महीने ले लो, जितना टाइम आपको लगे ले लो, लेकिन एक बार एक प्रॉपर कमेटी बिठाई जाए, एक कमेटी बिठाई जाए जो ये डिसीजन ले, उसके बारे में रिसर्च करे, थोरो एनालिसिस करे कि कैसे सेलेक्टेड एक्सपीरियंस का पार्टिसिपेशन मिनिमम किया जाए। मतलब उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता, बट एटलीस्ट आप उस पर कुछ काम करके उसको मिनिमम किया जा सकता है। जैसे कि इस बार लोगों ने, जो सारे टीचर्स ने मिलकर एसएससी को, जो एसएससी के चेयरमैन सर है, उनको भी एक ड्राफ्ट मेल किया है और उनको पर्सनली जाके भेजा भी है, मतलब उनको हैंड ओवर किया है।
तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है कि आप पहले जो रैंक है वो पहले बता दो, या मार्क्स एटलीस्ट पहले बता दिया जाए, उसके बाद आप फाइनल सिलेक्शन निकालो, जिससे लोगों को एटलीस्ट आइडिया तो रहे कि उनके मार्क्स कितने, उनकी रैंक, एक्सपेक्टेड रैंक क्या बन रही है। काफी सारे प्लेटफॉर्म जो एक्सपेक्टेड रैंक बता देते हैं, जैसे रैंक मित्रा है, तो उसके बाद लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरी रैंक इतनी बन रही है, तो उसके बेसिस पर वो एक अच्छी चॉइस प्रेफरेंस अपनी भर सकते हैं, जिससे बार बार वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस बार हुआ क्या है, जिन लोगों को दिल्ली में कोई एक पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन उनको लगा कि ये नहीं मिल पाएगी, तो शायद उन्होंने कोई और पोस्ट भर दी जिसमें लोकेशन फिक्स होती है, तो वो मिल गई। अब उनको लग रहा है यार हम इसको भर देते हैं तो ये हमें मिल जाती है, हमारे घर के पास भी होती है, अब फिर से वो उसी चक्कर में एक बार वापस से एग्जाम में बैठेंगे। और इन सबका खामियाजा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं है, जिनके पास एक भी जॉब नहीं है, उनको भुगतना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि जिसके पास एक जॉब है वो अपना काम चला लेता है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बट जो बेचारा 3-4 साल से सिर्फ इसी में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, उसको सबसे ज्यादा दुख होता है इस चीज का। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसके बारे में एक बहुत ज्यादा थोरो एनालिसिस करें, कुछ एक कमेटी बैठाए, और उसका काम यही होना चाहिए कि कैसे इसमें जरूरी, जितने भी ज्यादा जरूरी रिफॉर्म्स है वो सब किया जाए। इसका होना चाहिए एक दूसरा की प्री, और जो कि अभी चल रहा है प्री और मेंस का, इसका भी मेंस तो एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, ये तो 100%, और प्री को भी जितना कम हो सके उतनी शिफ्ट में करवा जाए, मिनिमम से मिनिमम शिफ्ट में करवा जाए, 10, 12, 15 इतनी शिफ्ट में करवा जाए, 50-50 शिफ्ट जरूरी नहीं है, तो मैनेज हो सकता है अगर आप लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डेवलप करो तो वो भी है। और प्री का और मेंस का दोनों का लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्री का लेवल कुछ शिफ्ट का मेंस के लेवल से भी अच्छा हो रहा है, तो कहां पर कैंडिडेट्स जो है जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होता है कि एक बंदा जो 1 साल मेहनत करता है, क्योंकि एसएससी का सिलेबस ऐसा 1 साल में अच्छे से कवर किया जा सकता है, इन डेप्थ कवर किया जा सकता है, लेकिन एक बंदा जो 3 से 4 महीने लास्ट में आके मेहनत कर रहा है, तो होता क्या है कि उसको पता है, जो 3 से 4 महीने मेहनत करता है उसको पता है कि एसएससी का फिक्स पैटर्न में वहीं से वो क्वेश्चन पूछेगा, एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आएगा, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आएगा, वो उनके फॉर्मूला रटता है, क्वेश्चन में आता है, वो वैल्यू पुट करता है, वो चला जाता है। लेकिन ये बंदा जो 1 साल से कर रहा है, उसने सेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसने ट्रायंगल्स की थ्योरम पढ़ी है, उसने सारी थ्योरम्स पढ़ी है, बट उनसे क्वेश्चन नहीं आया, तो उसने तो अपना टाइम वेस्ट किया ना। 3-4 महीने वाला लास्ट में क्या होता है, ये दोनों बराबरी पर आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ये बोलता है कि एसएससी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, 2 महीने पढ़ो, 3 महीने पढ़ो, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। बट ये बंदा जिसको पता है कि उसने कितना सिलेबस कवर किया है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एसएससी को भी क्वेश्चंस के पैटर्न में अपने में चेंज करना चाहिए। तो ये मेरी एसएससी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप लोग भी अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, कौन से रिफॉर्म्स जरूरी है, जिससे कि हम लोग इस जो भी इतना बड़ा सिस्टम है उसमें ये बहुत सारी छोटी छोटी खामियां हैं, तो उन पर काम किया जा सकता है, उनको इंप्रूव किया जा सकता है। तो आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी को भी इसमें पर्सनल टारगेट मैंने नहीं किया है, और आप लोग भी किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करें, क्योंकि सबकी सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद रहती है कि उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो जो कि परमानेंट होती है, जॉब सिक्योरिटी हो। कोई भी ऐसा बार बार ये ना रहे कि प्रोविजनल है वो है, जब तक ऐसा नहीं होगा लोग रिपीटर्स आते रहेंगे, बार बार फॉर्म फिल करते रहेंगे, कट ऑफ बढ़ती रहेगी। तो प्लीज इस पर भी आप लोग एसएससी को और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनको आप लोग टैग करें, उनको भी कमेंट करें, उनको भी मेल करें कि इसमें सुधार जरूरी है, इसमें बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा, मतलब आप क्या बोले यार, मेरे को शब्द नहीं आ रहे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है, तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये फैक्ट है यार। क्योंकि हर कोई अपनी जॉब को, मतलब जॉब जाने से हर कोई डरता है, अगर जॉब है, जॉब नहीं है तो दुख होता है, बट जॉब नहीं है, जॉब लग गई उसके बाद जॉब चली गई तो ज्यादा दुख होता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।